हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सुरेंद्र चौधरी प्रियंका सिंह तोमर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज आपका छठवां टॉपिक है भू आकृतिक प्रक्रिया। आइए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी पर्पटी एवं अन्य आंतरिक संस्थानों का क्रम विकास कैसे हुआ, भूपर्पटी प्लेट्स का संचलन किस प्रकार हुआ एवं कैसे हो रहा है, भूकंप ज्वालामुखी के प्रकार एवं भूपर्पटी को निर्मित करने वाले शैलों और खनिजों के विषय में सूचनाओं की जानकारी के पश्चात अब हम जिस धरातल पर रहते हैं उसके विषय में भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। हम इस प्रश्न के साथ प्रारंभ करते हैं। धरातल असमतल क्यों है। सर्वप्रथम भूपर्पटी तथ्यात्मक है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचालित होती है। निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्रता से संचालित होती थी। भूपर्पटी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाया जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी है और मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय है, यद्यपि धरातल तीव्रता में अंतर है। इसका तात्पर्य है कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों एवं पृथ्वी के अंदर अद्भुत आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है तथा यह सर्वदा परिवर्तनशील है। बाह्य बलों को बहिर्जनिक तथा आंतरिक बलों को अंतर्जनिक बल कहते हैं। बहिर्जनिक बलों की क्रियाओं का परिणाम होता है उभरी हुई भूआकृतियों का विघर्षण तथा बेसिन निम्न क्षेत्रों या गर्तों का भराव। धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन कहते हैं। अंतर्जनित शक्तियाँ निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं या उनका निर्माण करती हैं तथा इस प्रकार बहिर्जनिक प्रक्रियाएं उच्चावच में भिन्नता को सम या बराबर करने में असफल रहती हैं। अतः भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक बहिर्जनिक एवं अंतर्जनिक बलों से विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। सामान्यतः अंतर्जनित बल मूल रूप से भूआकृतिक निर्माण करने वाले बल हैं तथा बहिर्जनिक प्रक्रियाएं मुख्य रूप से भूमि विवर्षण बल होती हैं। भूतल संवेदनशील है, मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर करता है तथा इसका व्यापक एवं सघन उपयोग करता है। लगभग सभी जीवों को धरातल के पर्यावरण के अनुभव में योगदान होता है। मनुष्यों ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, हमें इनका उपयोग करना चाहिए किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभाव्यता को बचाए रखना चाहिए। धरातल के अधिकांश भाग को बहुत लंबी अवधि सैकड़ों हजारों वर्षों में आकर प्राप्त हुआ है तथा मानव द्वारा इसके उपयोग, दुरुपयोग एवं कुप्रयोग के कारण इसकी संभाव्यता वैभव में बहुत तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को विभिन्न आकार दिया और अभी दे रही हैं तथा उन पदार्थों की प्रकृति जिनसे यह निर्मित है को समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभावों को कम करने एवं भविष्य के लिए इसके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं। अब भू आकृतिक प्रक्रियाओं के अर्थ को समझना चाहेंगे। धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनिक एवं बहिर्जनिक बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता अंतर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो इससे पहले की इकाई में संक्षेप से विवेचित हैं। अपक्षय, बाह्य क्षरण, अपवर्तन एवं निक्षेपण बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं, इनका इस अध्याय में विस्तार से विवेचन किया गया है। प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व जैसे बल, हिम, वायु इत्यादि जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम हैं को भू आकृतिक कारक कहा जा सकता है। जब प्रकृति के ये तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाते हैं और निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं तथा भू आकृतिक कारक
विशेषकर बहिर्जनिक को यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग ना कहा जाए तो इन्हें एक ही समझना होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। एक प्रक्रिया एक बल होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। एक कारक एक गतिशील माध्यम जैसे प्रवाहित जल, हिमानी हवा, लहरें एवं धाराएं इत्यादि हैं, जो धरातल के पदार्थों को हटाता, ले जाता तथा निक्षेपित करता है। इस प्रकार प्रवाहयुक्त जल, भूमिगत जल, हिमानी हवा, लहरों, धाराओं इत्यादि को भूआकृति कारक कहा जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने व दिशात्मक बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव डालता है। अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण बल प्रतिबल लहरों एवं ज्वारभाटा जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है। निस्संदेह गुरुत्वाकर्षण बल एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है, अतः अपरदन, परिवहन एवं निक्षेपण भी नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क में रहते हैं। यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को प्रारंभ करता है। सभी संचलन, चाहे वे पृथ्वी के अंदर हों या सतह पर, प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं, जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर तथा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर। अंतर्जनिक क्रिया पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भूआकृति प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत होती है। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीता को प्रेरित करती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर के ऊष्मा प्रवाह भूपरपटी की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनित बलों के कार्य समान नहीं होते हैं, अतः विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित मूल भूपरपटी की सतह असमतल होती है। पटल विरूपण सभी प्रक्रियाएं जो भूपरपटी को संचालित, उत्थापित तथा निर्मित करती हैं, पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: तीक्ष्ण बलयन के माध्यम से विवर्तन निर्माण तथा भूपरपटी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली परिवर्तनीय प्रक्रियाएं। धरातल के बड़े भाग के उत्थान या विकृति में संलग्न महाद्वीपीय संरचना संबंधी प्रक्रियाएं। अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचालन के कारण उत्पन्न भूकंप। परपटी प्लेट के क्षैतिज संचलन में प्लेट वर्तने की भूमिका। प्लेट परिवर्तनीय की प्रक्रिया में भूपरपटी वलयन के रूप में तीक्ष्णता से विकृत हो जाती है। महाद्वीप रचना के कारण साधारण विकृति हो जाती है। पर्वतनी पर्वत निर्माण प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया है। पर्वतनी महाद्वीपीय रचना भूकंप एवं प्लेट परिवर्तन की प्रक्रियाओं से भूपरपटी में भ्रंश तथा विभंग हो जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन तथा तापक्रम में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप सेलों का कायांतरण प्रेरित होता है। ज्वालामुखीता के अंतर्गत पिघली हुई सेलों का लावा का भूतल की ओर संचलन और अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। इस पुस्तक की द्वितीय इकाई के ज्वालामुखी शीर्षक एवं पिछले अध्याय के आग्नेय शैलें शीर्षक के अंतर्गत ज्वालामुखीता के बहुत से पक्षों का विस्तृत विवरण दिया जा चुका है। बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनिक शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती हैं। गुरुत्वाकर्षण बल ढालयुक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है तथा ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है। प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं। ठोस पदार्थ में प्रतिबल धक्का एवं खिंचाव से उत्पन्न होता है, इससे विकृति प्रेरित होती है। धरातल के पदार्थों के सारे सक्रिय बल अपरूपण प्रतिबल, विलककारी बल होते हैं। यही प्रतिबल शैलों एवं धरातल के पदार्थों को तोड़ता है। अपरूपण प्रतिबल का परिणाम कोणीय विस्थापन का विसर्पण, फिसलन होता है। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों को भी प्रभावित करते हैं, जो कई कारकों जैसे तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टलन एवं पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। रासायनिक प्रक्रियाएं सामान्यतः कणों के बीच के बंधन को ढीला करके तथा विलेय पदार्थों को घुला देते हैं। इस प्रकार धरातल के पदार्थों
कि पिंड में प्रतिबल का विकास अपक्षय, बृहत क्षरण, संचलन, अपर्दन एवं निक्षेपण का मूल कारण है। चूँकि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसलिए बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती हैं। तापक्रम तथा वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायु तत्व हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सभी बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अनाच्छादन के अंतर्गत रखा जा सकता है। अनाच्छादन शब्द का अर्थ है निरावृत करना या आवरण हटाना। अपक्षय, वृक्षरण, संचलन, अपर्दन, परिवहन आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। परिभाषित अनाच्छादन प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित प्रेरक बल को दर्शाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रेरक बल या ऊर्जा होती है। बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश स्थित हैं, जो कि अक्षांशीय, मौसमी एवं जल थल विस्तार में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तापमान एवं वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो कि विभिन्न भूआकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वनस्पति का घनत्व, प्रकार एवं वितरण जो प्रमुखतः वर्षा एवं तापक्रम पर निर्भर करते हैं, बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं पर विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायु तत्वों जैसे इकाइयों में ऊंचाई में अंतर, दक्षिणी मुखी ढालों पर पूर्व एवं पश्चिम मुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्यता प्राप्ति आदि के कारण स्थानीय भिन्नता पाई जाती है। पुनश्च वायु का वेग एवं दिशा, वर्षण की मात्रा एवं प्रकार, इसकी गहनता, वर्षण एवं बाष्पीकरण में संबंध, तापक्रम की दैनिक श्रेणी, हिमीकरण एवं पिघलन की आवृत्ति, तुषार व्यापन की गहराई इत्यादि में अंतर के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के अंदर भूआकृतिक प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। यदि जलवायु कारक समान हो तो बहिर्जनिक व भूआकृतिक प्रक्रियाओं के कार्यों की गहनता शैलों के प्रकार एवं संरचना पर निर्भर करती हैं। संरचना में बलन, भ्रंशन, संस्तर का पूर्वाभिमुखीकरण, झुकाव, जोड़ों की उत्पत्ति या अनुपस्थिति, संस्तरण, तल घटक, खनिजों की कठोरता या कोमलता या उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, पारगम्यता या अपारगम्यता इत्यादि सम्मिलित माने गए हैं। विभिन्न प्रकार की शैलें अपनी संरचना में भिन्नता के कारण भूआकृतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति विभिन्न प्रतिरोध क्षमता प्रस्तुत करती है। एक विशेष शैल एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोधपूर्ण तथा वही दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती है। विभिन्न जलवायु दशाओं में एक विशेष प्रकार की शैल भूआकृतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न अक्षांशों का प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकती हैं, अतः वे भिन्न दरों पर कार्यरत रहती हैं तथा स्थलाकृति में भिन्नता का कारण बन जाती हैं। अधिकांशतः बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रतिक्रियाओं का प्रभाव थोड़ा एवं मंद होता है तथा अल्पावधि में अनवगम्य हो सकता है। दीर्घावधि में यह सतत शांति के कारण शैलों को तीव्र रूप से प्रभावित करता है। अंततः यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर विभिन्नता यद्यपि मूल रूप से भूपर्पटी के उद्भव से संबंधित है, यद्यपि धरातल से पदार्थों के प्रकार एवं संरचना में अंतर, भूआकृतिक प्रक्रियाओं एवं उनके सक्रियता दर में अंतर आदि के कारण एक न एक रूप में विद्यमान रहती है। कुछ बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। अपक्षय के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं हैं जो पृथक या प्राय सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती हैं। अपक्षय को मौसम एवं जलवायु के कारणों के माध्यम से शैल के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक वियोजन अपघटन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। चूँकि जलवायु पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है, यह एक स्वस्थानीय या तटस्थ या तदस्थन प्रक्रिया है। अपक्षय प्रक्रियाएं जटिल भौमिकी, जलवायु की स्थलाकृतिक एवं वानस्पतिक कारकों द्वारा प्रानुकूलित होती हैं। इन सब में जलवायु का विशेष महत्व है। न केवल अपक्षय प्रक्रियाएं अपितु अपक्षय मंडल की गहराई भी एक जलवायु से दूसरे जलवायु में भिन्न भिन्न होती है। अपक्षय प्रक्रियाओं के तीन प्रमुख प्रकार हैं: रासायनिक, भौतिक व यांत्रिक और जैविक। इनमें से कोई एक
प्रक्रिया कतिपय ही अकेले काम करती है, परंतु प्राय किसी एक प्रक्रिया का अधिक महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाएं अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह जैसे कि विलयन, कार्बोनेटीकरण, जल योजन, ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण सेलों के अपघटन, विलयन अथवा न्यूनीकरण का कार्य करते हैं, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ऑक्सीजन, धरातली जल, मृदा जल एवं अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण होता है। इसमें ऊष्मा के साथ जल एवं वायु, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक है। वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधों एवं पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। विभिन्न खनिजों का रासायनिक प्रतिक्रियाओं किसी अनुसंधानशाला में प्रतिक्रियाओं के समान ही होता है। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं भौतिक या यांत्रिक अपक्षय प्रक्रियाएं कुछ अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर करती हैं। ये अनुप्रयुक्त बल निम्नलिखित हो सकते हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे अत्यधिक ऊपर भार, दबाव एवं विरूपण प्रतिबल, तापक्रम में परिवर्तन, क्रिस्टल द्रव्यों में वृद्धि एवं पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न विस्तरण बल, शुष्कन एवं आर्द्रन चक्रों के से नियंत्रित जल का दबाव। इनमें से कई बल धरातल एवं विभिन्न धरातल पदार्थों के अंदर अनुप्रयुक्त होती है, जिसका परिणाम सेलों का विभंग होता है। भौतिक अपक्षय प्रतिक्रियाओं में अधिकांश तापीय विस्तारण एवं दबाव के निर्मुक्त होने के कारण होता है। ये प्रक्रियाएं लघु एवं मंद होती हैं, परंतु कई बार संकुचन एवं विस्तारण के कारण सेलों के सतत श्रांति के फलस्वरूप ये सेलों को बड़ी हानि पहुंचा सकती हैं। जैविक कार्य एवं अपक्षय जैविक अपक्षय जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न अपक्षय वातावरण एवं भौतिक परिवर्तन से खनिजों एवं आयन के स्थानांतरण की दिशा में एक योगदान है। केंचुआ, दीमकों, चूहों, कृदंतों इत्यादि जैसे जीवों द्वारा बिल खोदने एवं वेजिंग के द्वारा नई सतहों का निर्माण होता है, जिसमें रासायनिक प्रक्रिया के लिए अनावृत सतह में नमी एवं हवा के वेधन में सहायता मिलती है। मानव भी वनस्पतियों को अस्त व्यस्त कर, खेत जोत कर एवं मिट्टी में कृषि करके धरातली पदार्थों में वायु, जल एवं खनिजों के मिश्रण तथा उनमें नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। सड़ने वाले पौधों एवं पशुओं के पदार्थ ह्यूमिक, कार्बनिक एवं अन्य अम्ल जैसे तत्वों के उत्पादन में योगदान देते हैं, जिससे कुछ तत्वों का सड़ना, क्षरण तथा घुलन बढ़ जाता है। पौधों की जड़ें धरातल के पदार्थों पर जबरदस्त दबाव डालती हैं तथा उन्हें यांत्रिक ढंग से तोड़कर अलग कर देती हैं। अपक्षय के विशेष प्रभाव: अपसल्कन। इसकी व्याख्या पहले ही भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं, तापीय संकुचन एवं फैलाव तथा लवण अपक्षय के अंतर्गत की जा चुकी। अपसल्कन एक परिणाम है, प्रक्रिया नहीं। सेल या आधार सेल के ऊपर से मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में उत्खंडित या पत्रकन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चिकनी एवं गोल सतह का निर्माण होता है। अपसल्कन अभारित करण एवं तापक्रम परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव एवं संकुचन के कारण भी होता है। अपसल्कित गुंबद एवं टार्स क्रम से अभारित करण एवं तापीय संकुचन से उत्पन्न होते हैं। अपक्षय का महत्व: अपक्षय प्रक्रियाएं सेलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा न केवल आवरण, प्रस्तर एवं मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, अपितु अपर्दन एवं वृहद संचलन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। जैव मात्रा में एवं जैव विविधता मुख्यतः वनों की देन है तथा वन अपक्षयी परिवार की गहराई पर निर्भर करता है। यदि सेलों का अपक्षय न हो तो अपर्दन का कोई महत्व नहीं होता है। इसका अर्थ है कि अपक्षय वृहद अपर्दन उच्चावच के लघुकरण में सहायक होता है एवं स्थलाकृतियाँ अपर्दन का परिणाम हैं। सेलों का अपक्षय एवं निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यवान खनिजों जैसे लोहा, मैग्नीज, एल्युमिनियम, तांबा के अयस्कों के समृद्धिकरण एवं संकेंद्रण में यह सहायक होता है। अपक्षय मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब सेलों का अपक्षय होता है तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक तथा भौतिक निक्षालन के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं तथा शेष बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण हो जाता है। इस प्रकार के अपक्षय के हुए बिना बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण अपर्याप्त होगा तथा आर्थिक दृष्टि से उनका दोहन, प्रक्रमण तथा शोधन के लिए व्यवहार्य नहीं होगा। इसको
इसी को समृद्धिकरण कहते हैं। बृहद संचलन। बृहद संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें सेलों का बृहद मालवा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। इसका तात्पर्य है कि वायु जल हिम ही अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा भी अपने साथ वायु जल या हिम ले जाते हैं। बृहद मलबे की संचलन गति मंद से तीव्र हो सकती है, जिसके फलस्वरूप पदार्थों के छिछले से गहरे स्तंभ प्रवाहित होते हैं, जिनके अंतर्गत विसर्पण, बहाव, स्खलन एवं पतन सम्मिलित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आधार सेलों एवं अपक्षय से पैदा सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है। यद्यपि बृहद संचलन के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं है, परंतु यह इसे बढ़ावा देता है। बृहद संचलन अपक्षित ढालों पर अनपेक्षित पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक सक्रिय रहता है। बृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है तथा कोई भी भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, हिमानी वायु, लहरें एवं धरातल बृहद संचलन की प्रक्रिया में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होते। इसका अर्थ है कि बृहद संचलन अपरदन के अंदर नहीं आता है। यद्यपि पदार्थों का संचलन गुरुत्वाकर्षण की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान को होता रहता है। ढाल पर पदार्थ बाधक बलों के प्रति अपना प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं एवं सभी असफल होते हैं, तब बल पदार्थों के अपरूपण प्रतिरोध में महांतर होते हैं। असंबंध कमजोर पदार्थ, छिछले संस्तर वाली सेलें, भ्रंश तीव्रता से झुके हुए संस्तर, खड़े भृगु या तीव्र ढाल, पर्याप्त वर्षा, मूसलाधार वर्षा तथा वनस्पति का अभाव बृहद संचलन में सहायक होते हैं। बृहद संचलन की सक्रियता के कई कारक होते हैं। वे इस प्रकार हैं: प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार का हटना, ढालों की प्रवणता एवं ऊंचाई में वृद्धि, पदार्थों के प्राकृतिक अथवा कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार, अत्यधिक वर्षा, संतृप्ति एवं ढाल के पदार्थों के स्नेह द्वारा उत्पन्न अतिभार, मूल ढाल की सतह पर से पदार्थ या बार का हटना, भूकंप आना, विस्फोट या मशीनों का कंपन, अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव, झीलों, जलाशयों एवं नदियों से भारी मात्रा में जल निष्कासन एवं परिणाम स्वरूप ढालों एवं नदी तटों के नीचे से जल का मंद गति से बहना, प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश। संचलन के निम्न तीन रूप होते हैं: अनुप्रस्थ विस्थापन, तुषार वृद्धि या अन्य कारकों से मृदा का अनुप्रस्थ विस्थापन, प्रवाह एवं स्खलन, भूस्खलन। भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगम्य संचलन है। इसमें स्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षातया शुष्क होते हैं। असंलग्न बृहद का आकार एवं आकृति सेल में अनिरंतरता की प्रकृति, क्षरण का अंश तथा ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करते हैं। इस वर्ग में पदार्थों के संचलन के प्रकार के आधार पर वर्ग में कई प्रकार के स्खलन पहचाने जा सकते हैं। ढाल जिस पर संचलन होता है के संदर्भ में पश्च आवर्तन के साथ सेल मलबा की एक या कई इकाइयों के फिसलन को अवसर्पण कहते हैं। पृथ्वी के पिंड के पश्चावर्तन के बिना मलबा का तीव्र लोटन या स्खलन मलबा स्खलन कहलाता है। मलबा स्खलन में खड़े या प्रलंबी फलक से मिट्टी मलबा या प्राय स्वतंत्र पतन होता है। संस्तर जोड़ या भ्रंश के नीचे पृथक सेल बृहद के स्खलन को सेल स्खलन कहते हैं। तीव्र ढालों पर सेल स्खलन बहुत तीव्र एवं विध्वंसक होता है। चित्र 6.3 ढाल पर भूस्खलन की खरोंच दर्शाता है। तीव्र नदी संस्तरण तल जैसे अनिरंतरताओं के सारे स्खलन एक समतलीय पात के रूप में घटित होता है। किसी तीव्र ढाल के सारे सेल खंडों का ढाल से दूसरी दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना सेल पतन कहलाता है। सेल पतन सेलों के फलक के उथले संस्तर से होता है, जो इसे सेल स्खलन, जिसमें पदार्थ पर्याप्त गहराई तक प्रवाहित होते हैं, से अलग करता है। बृहद क्षरण एवं बृहद संचलन में से आपके अनुसार कौन सी शब्दावली अधिक उपयुक्त है एवं क्यों? क्यों मृदा सर्पण को तीव्र बृहद संचलन के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है? ऐसा क्यों हो सकता है या क्यों नहीं? हमारे देश में मलबा अवधान एवं भूस्खलन हिमालय में प्राय घटित होते हैं। इसके अनेक कारण हैं। पहला, हिमालय विवर्तन दृष्टिकोण से सक्रिय है। ये अधिकांशतः
परतदार सेलों एवं असंगठित एवं अर्ध संगठित पदार्थों से बना हुआ है। इसकी ढाल मध्यम ना होकर तीव्र है। हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल की सीमा बनाता हुआ नीलगिरी एवं पश्चिमी तट के किनारे पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत विवर्तनिक दृष्टि से अधिक स्थायी है तथा बहुत कठोर शैलों में निर्मित है, परंतु अब भी इन पहाड़ियों में मलबा अवधाव एवं भूस्खलन होते रहते हैं। यद्यपि उनकी बारंबारता उतनी नहीं है जितनी हिमालय में, क्योंकि पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी में ढाल खड़े भृगु एवं कगार के साथ तीव्रतर हैं। तापक्रम में परिवर्तन एवं ताप परिसर के कारण यांत्रिक अपक्षय सुस्पष्ट होता है। वहाँ लघु अवधि में अधिक वर्षा होती है, अतः इन स्थानों में भूस्खलन एवं मलबा अवधाव के साथ प्राय सीधे शैल पतन होता है। अपर्दन एवं निक्षेपण। अपर्दन के अंतर्गत शैलों के मलबे की अवाप्ति एवं उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। पिंडाकार शैलें जब अपक्षय एवं अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं तो अपर्दन के भू आकृतिक कारक जैसे कि प्रवाहित जल, भूजल, हिमानी वायु, लहरें एवं धाराएं उनको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान को ले जाते हैं, जो कि इन कारकों के गत्यात्मक स्वरूप पर निर्भर करते हैं। भू आकृतिक कारकों द्वारा परिवहन किया जाने वाले चट्टानी मलबे द्वारा अपघर्षण की अपर्दन में पर्याप्त योगदान देता है। अपर्दन द्वारा उच्चावचन का निम्नीकरण होता है, अर्थात भूध्रस से विघर्षित होते हैं। इसका तात्पर्य है कि अपक्षय अपर्दन में सहायक होता है, लेकिन अपक्षय अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। अपक्षय वृहत क्षरण एवं अपर्दन निम्नीकरण की प्रक्रियाएं हैं। वृहत संचलन एवं अपर्दन में अंतर है। वृहत संचलन में शैल मलबा चाहे वह शुष्क हो अथवा नम, गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वयं आधार तल पर जाते हैं, परंतु प्रवाहशील जल, हिमानी लहरें एवं धाराएं तथा वायु निलंबित मलबे को नहीं ढोते हैं। वस्तुतः यह अपर्दन ही है जो धरातल में होने वाले अनवरत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। जैसा कि चित्र संख्या 6.1 में स्पष्ट है कि अपर्दन एवं परिवहन जैसी अनक्षादन प्रक्रियाएं गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं। धरातल के पदार्थों का अपर्दन एवं परिवहन वायु, प्रवाहशील जल, हिमानी लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल द्वारा होता है। इनमें से प्रथम तीन कारक जलवायु दशाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। अपर्दन के दो अन्य कारकों लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल का कार्य जलवायु पर नियंत्रित नहीं होता। लहरें थल एवं जलमंडल के अंतरा पृष्ठ तटीय प्रदेश में कार्य करती हैं, जबकि भूमिगत जल का कार्य मुख्यतः किसी क्षेत्र की आकस्मिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित होता है। यदि शैलें पारगम्य, घुलनशील एवं जल प्राप्य हैं तो केवल कास्ट आकृतियों का निर्माण होता है। अगले अध्याय में हम अपर्दन के कारकों द्वारा निर्मित भू आकृतियों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। निक्षेपण अपर्दन का परिणाम होता है। ढाल में कमी के कारण जब अपर्दन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है तो परिणामतः अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ होता है। दूसरे शब्दों में निक्षेपण वस्तुतः किसी कारक का कार्य नहीं होता, पहले स्थूल तथा बाद में सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित होते हैं। निक्षेपण से निम्न भूभाग भर जाते हैं। वहीं अपर्दन के कारक जैसे प्रवाहयुक्त जल, हिमानी वायु, लहरें, धाराएं एवं भूमिगत जल इत्यादि तलोच्चन अथवा निक्षेपण के कारक के रूप में भी कार्य करने लग जाते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण धरातल पर क्या होता है, इसका विवेचन अगले अध्याय भू आकृतियां एवं उनका उद्भव में विस्तृत रूप से किया गया है। वृहत संचलन एवं अपर्दन दोनों में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, अतः दोनों एक ही माने जा सकते हैं या नहीं। यदि नहीं तो क्या शैलों के अपक्षय के बिना पर्याप्त अपर्दन संभव हो सकता है। मृदा निर्माण। अब पौधों को मृदा में बढ़ते हुए देखते हैं। आप मैदान में खेलते हैं और मृदा के संपर्क में आते हैं। आप मृदा को छूते हैं, उसका अनुभव करते हैं और आपके कपड़ों पर भी मिट्टी लग जाती है। आपको कैसा अनुभव होता है, क्या आप बता सकते हैं? मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं अनवरत चलती रहती हैं। मृदा अपक्षय अपकर्ष का परिणाम है। यह वृद्धि का माध्यम भी है। यह एक परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख तत्व है। इसकी बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ बदलती रहती हैं। यह वैकल्पिक रूप में ठंडी और गर्म या शुष्क एवं आर्द्र हो सकती है। यदि मृदा बहुत अधिक ठंडी या बहुत शुष्क होती है तो जैविक क्रिया मंद या बंद हो जाती है। यदि इसमें पंक्तियाँ गिरती हैं या घासें सूख जाती हैं तो जैव पदार्थ बढ़ जाते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं। मृदा निर्माण का मृदा जनन सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करता है। यह अपक्षयी
प्रवार अपक्षयी पदार्थ की गहराई की ही मृदा निर्माण का मूल निवेश होता है। सर्वप्रथम अपक्षयित प्रवार या लाए गए पदार्थों के निक्षेप बैक्टीरिया या अन्य निकृष्ट पौधों जैसे कई व लाइकेन द्वारा उपनिवेशित किए जाते हैं। प्रवार एवं निक्षेप के अंदर कई गौणीय जैव जीव भी आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। जीव एवं पौधों के मृत अवशेष ह्यूमस के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। प्रारंभ में गौड़ घास एवं फर्न्स की वृद्धि हो सकती है। बाद में पक्षियों एवं वायु द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष एवं झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। पौधों की जड़ें नीचे तक घुस जाती हैं। बेल बनाने वाले जानवर कणों को ऊपर लाते हैं, जिससे पदार्थों का पुंज या अंबार छिद्र में एवं स्पंज की तरह हो जाता है। इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता, वायु के प्रवेश आदि के कारण अंततः परिपक्वन खनिज एवं जीवोत्पाद युक्त मृदा का निर्माण होता है। पेडोलॉजी मृदा विज्ञान है। पेडोलॉजिस्ट एक मृदा वैज्ञानिक होता है। मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण 5 मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। यह कारक है मूल पदार्थ या सेल, स्थलाकृति, जलवायु, जैविक क्रियाएं एवं समय। वस्तुतः मृदा निर्माण कारक संयुक्त रूप से कार्य करते रहते हैं एवं एक दूसरे के कार्य को प्रभावित करते हैं। इसका संक्षिप्त विवरण अधोलिखित है। जलवायु मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा के विकास में संलग्न जलवायु तत्वों में प्रमुख है प्रवणता, वर्षा एवं वाष्पीकरण की बारंबारता एवं अवधि तथा आर्द्रता। तापक्रम में मौसमी एवं दैनिक भिन्नता। मूल पदार्थ या सेल। मृदा निर्माण में मूल सेल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। मूल सेल कोई भी स्वस्थानीय या उसी स्थान पर अपक्षयित सेल, मलबा या लाए गए निक्षेप हो सकती है। मृदा निर्माण गठन, संरचना, कणों, मलबा के कणों का विन्यास तथा सेल निक्षेप के खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है। मूल पदार्थ के अंतर्गत अपक्षय की प्रकृति एवं उसकी दर तथा आवरण की गहराई, मोटाई प्रमुख विचारणीय तत्व होते हैं। समान आधार सेल पर मृदाओं में अंतर हो सकता है तथा असमान आधार पर समान मृदाएं मिल सकती हैं, परंतु जब मृदाएं बहुत नूतन तथा पर्याप्त परिपक्व नहीं होती तो मृदाओं एवं मूल सेलों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। कुछ चूना क्षेत्रों में भी जहां अपक्षय प्रक्रियाएं विशिष्ट एवं विचित्र होती हैं, मिट्टियां मूल सेल से स्पष्ट संबंध दर्शाती है। स्थलाकृति उच्चावच। मूल सेल की भांति स्थलाकृति भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। स्थलाकृति मूल पदार्थ के आच्छादन अथवा अनावृत होने को सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करती है तथा स्थलाकृतिक धरातलीय एवं उपसतही अप्रवाह की प्रक्रिया को मूल पदार्थ के संबंध में भी प्रभावित करती है। तीव्र ढालों पर मृदा छिछली तथा सपाट उच्च क्षेत्रों में गहरी मोटी होती है। निम्न ढालों जहाँ पर्दन मंद तथा जल का परिश्रवण अच्छा रहता है, मृदा निर्माण बहुत अनुकूल होता है। सपाट समतल क्षेत्रों में चीका मिट्टी के मोटे स्तर का विकास हो सकता है तथा जैव पदार्थ के अच्छे एकत्रीकरण के साथ मिट्टी या मृदा का रंग भी गहरा हो सकता है। जैविक क्रियाएं। वनस्पति आवरण एवं जीव को मूल पदार्थों का प्रारंभ तथा बाद में विद्यमान रहते हैं। मृदा में जैव पदार्थ नमी धारण की क्षमता तथा नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं। मृत पौधे मृदा को सूक्ष्म विभाजित जैव पदार्थ ह्यूमस प्रदान करते हैं। कुछ जैविक अम्ल जो ह्यूमस बनने की अवधि में निर्मित होते हैं, मृदा के मूल पदार्थों के खनिजों के विनियोजन में सहायता करते हैं। बैक्टीरियल कार्य की गहनता ठंडी एवं गर्म जलवायु की मिट्टियों में अंतर को दर्शाती है। ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्रित हो जाता है क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होती है। उपार्कटिक एवं टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अवियोजित जैविक पदार्थों के साथ पीट के संस्तर विकसित हो जाते हैं। आर्द्र, उष्ण एवं भूमध्य रेखीय जलवायु के बैक्टीरियल वृद्धि एवं क्रियाएं सघन होती हैं तथा मृत वनस्पति शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाती हैं, जिससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम रहती है। बैक्टीरिया एवं मृदा के जीव हवा के गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे रासायनिक रूप से परिवर्तित कर देते हैं, जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन निर्धारण कहते हैं। राइजोबियम
एक प्रकार का बैक्टीरिया जंतु वाले पौधों के जड़ ग्रंथिका में रहता है तथा मेजबान पौधे के लिए लाभकारी नाइट्रोजन निर्धारित करता है। चींटी, दीमक, केंचुए, कृंतक इत्यादि कीटों का महत्व अभियांत्रिकी से होता है, परंतु मृदा निर्माण में ये महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। केंचुए मिट्टी खाते हैं, अतः उनके शरीर से निकलने वाली मिट्टी का गठन एवं रसायन परिवर्तित हो जाता है। कालावधि। मृदा निर्माण में कालावधि तीसरा महत्वपूर्ण घटक है। मृदा निर्माण प्रक्रियाओं के प्रचलन में चलने वाले काल समय की अवधि मृदा की परिपक्वता एवं उसके पार्श्विका का विकास निर्धारित करती है। एक मृदा तभी परिपक्व होती है जब मृदा निर्माण की सभी प्रक्रियाएं लंबे काल तक पार्श्विका विकास करते हुए कार्यरत करती हैं। थोड़े समय पहले निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी या हिमानी टिल से विकसित मृदाएं तरुण या युवा मानी जाती हैं तथा उनमें संस्तर का अभाव होता है अथवा कम विकसित संस्तर मिलता है। संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में मिट्टी के विकास या उसकी परिपक्वता के लिए कोई विशिष्ट कालावधि नहीं है। क्या मृदा निर्माण प्रक्रिया एवं मृदा निर्माण नियंत्रण कारकों को अलग करना आवश्यक है? मृदा निर्माण प्रक्रिया में कालावधि, स्थलाकृति एवं मूल पदार्थ निष्क्रिय नियंत्रण कारक क्यों माने जाते हैं? तो ये था आपका 6वां टॉपिक। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक, कमेंट, शेयर करके अपने अनुभव हमसे साझा ज़रूर करें। थैंक यू।